आज अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक एग्जाम्पल देखना है। देखें, इसमें दिया हुआ है जोधपुर का एक व्यक्ति केवल माल की पूर्ति में संलग्न है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आया, केवल माल की पूर्ति में संलग्न है तो इसका नियम क्या है। अगर केवल गुड्स होता है तो क्या होता है, 40 लाख का होता है। उसका आवर्त निम्न प्रकार से है। सबसे पहले टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ गुड्स 18 लाख। उसके बाद में इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड अंडर द रिवर्स चार्ज कितना है, 15 लाख। एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स 6 लाख। उसके बाद में लिखा हुआ है एक्सपोर्ट कितना दे रखा है, 4 लाख। ये 4 बातें टोटल दे रखी है। आपसे कहा है कि क्या, पहला प्रश्न पूछा है क्या उसे पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। तो ये अनिवार्यता तो तब आएगी जब ये उस नियम के अंतर्गत 40 लाख से ऊपर उसका टर्नओवर निकल जाता है। तो एक बात, यदि वह तेलंगाना का व्यक्ति है तो क्या उसका उत्तर भिन्न होगा। हाँ, उत्तर भिन्न होगा क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन की लिमिट अलग होती है। कितनी होती है। उसके बाद में यदि वह उपरोक्त के अतिरिक्त 2 लाख की कर मुक्त सेवा भी प्रदान करता है, यानी अगर वो सर्विस भी प्रोवाइड करता है, इफ सर्विस प्रोवाइडर भी है, तो आपका आंसर भिन्न होगा। तो ये 3 पॉइंट इसने कहे। इफ इट इज कंपल्सरी टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, हाउ योर आंसर विल डिफर इफ ही इज अ पर्सन ऑफ तेलंगाना। If in addition to above exempted supplies are 2 lakh, then how your will answer will be differ। तो ये आपके किस चीज़ के बारे में कहता है। ये कहता है सबसे पहले कुल आवर्त की गणना में पहला, तीसरा और चौथे को लिया जाएगा, रिवर्स चार्ज नहीं लेना है। इन तीनों का योग कितना है, 18, 6 और 4 यानी 28 लाख रुपए आता है। कोई दिक्कत इसमें। ये हमने कल पढ़ा था कि टर्नओवर में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, तो ये सारी चीज़ें आई थी। केवल माल की पूर्ति करने वाले व्यक्ति के लिए 1/4/2019 से कुल आवर्त की सीमा 40 लाख रुपए कर दी गई है, अतः पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है। तो इसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ये बात आपने पहले ही समझ ली थी, है ना। रिवर्स चार्ज को छोड़कर बाकी तीनों चीज़ें, तीनों चीज़ें जोड़नी थी, वो हमने कर लिया। सेकंड पॉइंट, यदि वह तेलंगाना का है तो उसे पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। क्यों अनिवार्य होगा, क्योंकि इस दिशा के लिए आवर्त की सीमा 20 लाख है, जबकि इसका आवर्त कितना बनता है, 28 लाख बनता है, तो रजिस्ट्रेशन आवश्यक हो गया। यदि माल के साथ साथ सेवाओं की भी पूर्ति करता है, यदि सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है, तो भी उसे रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा, क्योंकि अगर सर्विस भी प्रोवाइडर है तो उस पर नियम 20 लाख का लागू हो जाता है, और चूंकि इसका टर्नओवर 28 लाख है इसलिए इसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो इस प्रश्न में हमें 2 बातें मूल रूप से सिखाई गई। एक तो कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और टर्नओवर आने के बाद में उसके रजिस्ट्रेशन में उसकी लिमिट के अंतर्गत वो आता है या नहीं आता है, उसके आधार पर देखना है। इसमें दिया हुआ है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन 10, 20 और 40 लाख रुपए से कम आवर्त होने पर भी निम्नलिखित व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। यानी इससे भाई इससे ज़्यादा है तो करवाना ही होता है, पर अगर इस टर्नओवर से कम भी है तो भी करवाना होगा। नंबर 1, व्यक्ति जो कर योग्य माल की अंतर्राज्यीय पूर्ति करते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि कोई व्यक्ति माल बेचता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी होगा। नोट, अब यह शर्त लागू नहीं होती है, क्योंकि अब 20 लाख जो था उसके ब्रैकेट में वो लिखता है 10 लाख विशेष श्रेणी राज्य से अधिक आवर्त होने पर ही पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, चाहे व्यक्ति अंतर्राज्यिक वस्तु या सेवा या दोनों की पूर्ति करता हो। तो ये बहुत स्पष्ट इसने 2 बातें कही। पहले तो कि पहले जरूरी था, पर अब जो नया नियम आया उसके अंतर्गत है कि अगर 20 लाख से कम है तो ऐसी स्थिति में चाहे वो वस्तु हो, चाहे सेवा हो, चाहे अंतर्राज्य हो, उसे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। और विशेष राज्य है तो 10 लाख का नियम लागू रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट तो एकदम नॉर्मली हो गया फिर, कि अंतर्राज्य का कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा। नंबर 2, कर योग्य माल या सेवा की पूर्ति करने वाले आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति। अगर कोई अचानक से वस्तु सर्विस प्रोवाइड करता है, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति का मतलब होता है जो रूटीन में बिजनेस नहीं करता, पर अचानक से ये आता है कि भाई मैं कुछ समय के लिए कर लेता हूँ, कोई विशेष
तो वो इसके अंतर्गत आता है, तो वो। और तीसरा, व्यक्ति जिसे रिवर्स प्रभार रिवर्स चार्ज के अनुसार कर चुकाना आवश्यक है, तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। तो इसमें 2 पॉइंट जो आए, एक आकस्मिक व्यक्ति को करवाना जरूरी होगा, है ना, कर योग्य माल की, ऊपर लिखा है अनिवार्य होगा, किसके लिए, कर योग्य माल की सेवा की पूर्ति करने वाले आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति को, और रिवर्स चार्ज के अनुसार कर चुकाना आवश्यक होगा यदि वो व्यक्ति जिसे रिवर्स चार्ज में आता है। तो ये 2 लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। आगे देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसे धारा 9(5) के अधीन कर चुकाना आवश्यक है। चौथा, कर योग्य पूर्ति वाले अनिवासी व्यक्ति, कोई अनिवासी व्यक्ति है तो उसे भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, बस वो वस्तु कर योग्य अगर है तो। व्यक्ति जिसे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना आवश्यक है, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक से पंजीकरण हो अथवा न हो, तो उसको भी जरूरी है। व्यक्ति जो एजेंट या अन्य व्यक्ति के रूप में या अन्य व्यक्तियों की ओर से कर योग्य माल या सेवा की पूर्ति करता है, तो एजेंट के रूप में है तो उसे भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इनपुट सेवा वितरक, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक से पंजीकृत है या नहीं है, तो इनपुट सेवा जो सर्विस प्रोवाइडर है, आप इसको ऐसा समझे, उनको करवाना जरूरी है। व्यक्ति जो धारा 9(5) में वर्णित इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के रूप में पूर्ति न करके ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से पूर्ति करता है जिसे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर काटने का अनिवार्य है। अब ये चीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब हो गया कि जो ई बिजनेस जितने भी है ना, कौन कौन से, बिल्कुल सही बात है। तो ये जितने भी ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस जो होते हैं, उनमें वो ये कहता है कि उसको ये रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक ही होगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसे धारा 52 के अनुसार उद्गम स्थान पर कर काटना होता है, अगर वो कोई ई कॉमर्स के अंतर्गत किसी को इनकम दे रहा है तो वो TDS अगर काटना पड़ेगा तो वो भी होगा इसमें। प्रत्येक व्यक्ति जो दूसरे देश से भारत में ऑनलाइन सूचना या डाटा आधारित पहुंच या सुधार सेवा की पूर्ति करता है, तो अगर कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है तो वो भी इसमें आएगा। और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित किया गया है, या कोई ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं आप लोगों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। इसमें है नंबर 1, समय सीमा। प्रत्येक व्यक्ति जो पंजीकरण करवाने के लिए उत्तरदायी है, संबंधित राज्य या संघ क्षेत्र के विहित रीति या शर्त के अधीन जिस दिन वह दायी होता है उससे 30 दिन के भीतर पंजीकरण कराने के लिए आवेदन करेगा। उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए करना ही पड़ेगा। कितने दिन की छूट दे दी, समय सीमा कितनी है, 30 दिन। परंतु आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति कारोबार प्रारंभ करने की तिथि से कम 5 दिन पहले पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। तो ये आकस्मिक व्यक्ति का आ गया, तो वो भी आ जाएगा। उसके बाद में, परंतु यदि एक व्यक्ति सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संचालन कर रहा है और उसी राज्य में सेज के अलावा अन्य व्यवसाय भी है, तो उसे सेज इकाई का अलग से पंजीकरण करवाना होगा। तो ये तो एक नॉर्मल बात होगी। तो मूल रूप से हमें जो टाइम लिमिट चाहिए, समय सीमा है, वो 30 दिन है, और अगर कैजुअल है तो 5 दिन है। इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट, नंबर 2, एक अथवा अधिक पंजीकरण। एक व्यक्ति को किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में केवल एक ही पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। ठीक है ये बात। परंतु बहुत प्रकार के कारोबार करने वाले व्यक्ति को विहित शर्तों के अधीन प्रत्येक प्रकार के कारोबार के लिए पृथक रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जा सकता है। तो ये भी बात ठीक है। जनरली अगर एक ही बिजनेस है तो एक रजिस्ट्रेशन चल जाएगा, पर अलग अलग तरह के कई बिजनेस करता है तो नियमानुसार उस पर सारों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवाना पड़ सकता है। परंतु किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई इकाई या इकाई रखने वाले व्यक्ति किसी कारोबार के रूप में पंजीकरण के लिए पृथक आवेदन करेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबको पता है क्या, ये SEZ होता है, क्या है? ऐच्छिक पंजीकरण। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पंजीकरण कराने के लिए दायी नहीं है, वह स्वेच्छा से पंजीकरण करवा सकता है और इस अधिनियम के सभी
प्रावधान जैसे पंजीकृत व्यक्ति पर लागू होते हैं वैसे ही ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे। मान लो कोई व्यक्ति ये कहता है नहीं मुझे तो रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो वो करवा सकता है, उस पर ये नियम कोई नहीं है भाई। उन्होंने मिनिमम का दे दिया कि भाई 20 लाख तक आप नहीं कराएं तो चलेगा, पर अगर आपकी 1 लाख ही है टर्नओवर तो भी आप करवा सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई मना नहीं है, नहीं करवाने के लिए बस उन्होंने कह दिया कोई नहीं करवाना चाहते तो कब तक नहीं करवा सकता, कि जब तक तेरा टर्नओवर लिमिट तक है, अदरवाइज तो कराना ही पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, प्रत्येक पंजीकरण के लिए भिन्न व्यक्ति मानेंगे। एक व्यक्ति अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराता है उसके लिए है। एक व्यक्ति जिसने एक या अधिक राज्यों के में एक से अधिक पंजीकरण प्राप्त किए हों या प्राप्त करना चाहता हो, ऐसे प्रत्येक पंजीकरण के संबंध में अधिनियम में उसे एक भिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। हर जगह पे जहां जहां पे वो रजिस्ट्रेशन कराएगा अलग अलग माना जाएगा। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न राज्यों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण। जहां एक व्यक्ति ने एक व्यापारिक संस्थान के लिए किसी राज्य में पंजीकरण करवाया है और उसके पास किसी अन्य राज्य में भी एक व्यापारिक स्थान है, तब ऐसे सभी व्यापारिक स्थानों को एक अधिनियम के प्रायोजन के लिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों के व्यापारिक संस्थान के रूप में माना जाएगा। तो ये दोनों ही एक ही हैं, ऊपर व्यक्ति है और नीचे प्रतिष्ठान है, व्यापारिक प्रतिष्ठान जो काम होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग जगह पे अगर आपका है तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसको आप ऐसे समझें कि मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसका बीकानेर में प्रोडक्शन हाउस है, तो वो राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराएगा खुद का और प्रोडक्शन हाउस दोनों का। तो दोनों पॉइंट हो गए, व्यक्ति का भी और अब वो ही व्यक्ति के क्या कर रखा है कि मान लो मध्य प्रदेश में उसने एक और प्रोडक्शन हाउस बना रखा है और वहां पे भी वो काम करता है, तो वहां पे उसको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। किस चीज के लिए? व्यक्ति के रूप में और संस्थान के रूप में। तो रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवाने पड़ेगा का मतलब हर जगह पे उसको अलग क्यों माना जाएगा? क्योंकि राजस्थान में जो वो व्यापार करता है वो राजस्थान में ही सेल करता है, तो राजस्थान गवर्नमेंट का सारा हो गया। अगर आप मध्य प्रदेश सरकार के लिए आप वहाँ पे उस जगह पे भी वैसा का वैसा बिजनेस करते हो और वहीं पे लोकल सेल करते हो, तो वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको किसको देना है? मध्य प्रदेश सरकार को देना है। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अलग अलग स्थान पर, अलग अलग स्थान का मतलब अलग अलग राज्यों से हो गया, तो अलग अलग स्थान पर है और अलग अलग प्रतिष्ठान है, तो उसे सबका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, इसमें एक बात और विशेष ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन अलग अलग कराने का मतलब है तो ऑनलाइन ही है। आप अगर जैसे एक स्टूडेंट के रूप में एक ही स्टूडेंट 4 कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन करता है कि भाई मुझे मेरिट के हिसाब से इसमें भी मिल जाए, इसमें भी, तो फॉर्म तो एक ही है। तो वही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक ही होता है प्रोसेस, लेकिन उसमें अलग अलग स्थानों के लिए उसको अलग अलग उसमें फीडिंग देनी पड़ती है कि मैं यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो ओवरऑल डिटेल उसमें रहेगी। पैन का उल्लेख आवश्यक है। पैन कार्ड का वो कहता है प्रत्येक व्यक्ति जो पंजीकरण करवाना चाहता है उसे आयकर अधिनियम 1961 के अधीन जारी किए गए स्थायी खाता संख्या परमानेंट अकाउंट नंबर का प्रयोग करना होगा, परंतु वह व्यक्ति जिसे आयकर अधिनियम की धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अनिवार्य है, स्थायी खाता संख्या के बजाय उक्त अधिनियम के अधीन जारी कर कटौती या संग्रहण खाता संख्या का प्रयोग भी कर सकता है। तो ये अगर उसका कोई अकाउंट बना हुआ है तो उसको भी ले सकता है, अदरवाइज पैन तो कंपलसरी है। नेक्स्ट, अनिवासी के लिए पैन के स्थान पर अन्य दस्तावेज मान्य है। अगर कोई अनिवासी व्यक्ति है तो वो अपना पैन के अलावा भी कोई रजिस्ट्रेशन अगर कोई है वो दे सकता है। पंजीकरण आवश्यक होने पर भी विफल होने पर, यदि एक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण करवाने के लिए दायी है परंतु पंजीकरण प्राप्त करने में विफल हो जाता है, तो उचित अधिकारी इस अधिनियम या अन्य अधिनियमों के अधीन प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण कराने के लिए कार्रवाई कर सकेगा। यानी किसी भी कारण से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो इसमें ये सुविधा है कि रजिस्ट्रेशन अन्य तरीके से भी किया जा सकता है, मतलब रजिस्ट्रेशन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, विशिष्ट पहचान संख्या। धारा 25(9) में कुछ विशिष्ट सत्ताओं जैसे यूएनओ आदि को पंजीकरण प्रदान न करके विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने संबंधी प्रावधान है, जिसे आगे हम पढ़ेंगे। तो ये आपके स्पेशल कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं वो भी इसमें है। पंजीकरण की स्वीकृति या अस्वीकृति। उचित सत्यापन के पश्चात पंजीकरण और विशिष्ट पहचान संख्या विहित अधीन अवधि के भीतर प्रदान की जाएगी
और आवेदन खारिज किया जाएगा। यानी वो ये कहता है कि स्वीकृत या अस्वीकृत है ना रजिस्ट्रेशन, उसकी जांच होगी, तो जांच होगी तो उसको रजिस्टर्ड को अलाउड भी कर सकता है और डिसअलाउड भी कर सकता है, तो वो सूचना कर देगा उसको। फिर है पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, यानी सारी बातें सही रहती है तो एक वो सर्टिफिकेट जारी कर देगा। तो वो कहता है पंजीकरण का प्रमाण पत्र ऐसे प्रारूप में और ऐसी तारीख से जारी किया जाएगा जो विहित की जाए, जो नियम है उसके अनुसार हो जाएगा। और लास्ट, माना गया पंजीकरण, यदि आवेदक को कमी की कोई सूचना नहीं दी जाती है तो विहित अवधि 3 वर्किंग डेज के समाप्त होने के पश्चात पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई समझी जाएगी। यानी ये है कि अगर ऑब्जेक्शन नहीं है आया कोई आपके पास, इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। बस ये इतना ही है।